हेलो, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ आमिर मूसा पॉडकास्ट। मेरे साथ हमेशा की तरह मेरे बड़े ही प्यारे भाई तारिक वसीम साहब मौजूद है। तारिक साहब, मेरे पास ना आज एक दो अच्छी खबरें हैं। ठीक है, एजुकेशन के हवाले से सबसे पहले तो वो ये कि पंजाब गवर्नमेंट ने हमारे जो होनहार तलबात हैं उनके लिए उनके लिए स्कॉलरशिप का ऐलान किया है और कुछ तकरीबन 39 बिलियन रुपीज़ उसके लिए मुख्तस किए गए हैं, जिसमें लोकली और इंटरनेशनल बेस पे स्कॉलरशिप को ना इसको डिवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, आज इसके ऊपर बात करेंगे। और साथ कल योम तकबीर है। ठीक है, कल यानी कि 28 मई को, आज 27 मई है, कल 28 मई को, तो उस हवाले से भी डिस्कशन करेंगे। और कल नवाज शरीफ साहब अपनी पार्टी की सदारत वापस ले रहे हैं। तो ये दो तीन खबरें इस हवाले से आपके साथ डिस्कशन करनी है। तो स्टार्ट करते हैं हम एजुकेशन से। तो ये पंजाब गवर्नमेंट ने जो स्टेप लिया है, कैसा है ये स्टेप, और ये एजुकेशन की इम्प्रूवमेंट की तरफ जो इन्होंने पॉजिटिव इकदाम ले रहे हैं, तो आगे मुस्तकबिल में क्या देख रहे हैं इसके रिजल्ट आप? एजुकेशन सेक्टर में तो जितना काम किया जाए कम है। और सीएम पंजाब का ये जो है मतलब स्टेप, ये जो उन्होंने जिसको कहते हैं स्कॉलरशिप्स का फैसला किया है स्टूडेंट्स को देने का, ये बहुत ही अच्छा है। अच्छा, इसमें 100 के करीब स्टूडेंट्स जो हैं वो बाहर जाया करेंगे। ठीक है। दुनिया की टॉप जो 100 यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें उन बच्चों को पढ़ने का मौका मिलेगा। और फिर अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप्स हैं, यानी जो बच्चे अगर मतलब अभी किसी भी शोबे में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं किए, पढ़ ही रहे हैं और अच्छे स्टूडेंट्स हैं, अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनको ये स्कॉलरशिप्स मिलेंगे। उसके अलावा पाकिस्तान में भी लोगों को स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दिए जाएंगे। ये बड़ी खुशाइन बात है। और पाकिस्तान में तो देखें, ये सिस्टम शुरू से था, अगरचे महदूद पैमाने पर था, लेकिन ये सिस्टम था, स्कूल लेवल पे भी था। प्राइमरी के स्टूडेंट्स को बहुत पहले जनरल ज़िया-उल-हक के दौर में तक ये था कि प्राइमरी के स्टूडेंट्स को अगर वो अच्छा परफॉर्म करते थे तो एक स्कॉलरशिप मिलता था। मिडिल के स्टूडेंट्स को मिलता था, इंटर में मिलता था, मैट्रिक में मिलता था। फिर वक्त के साथ साथ ये चीज़ें ख़त्म होती चली गई। गवर्नमेंट्स देती हैं स्कॉलरशिप्स। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये देखा जाए कि मेरिट की शफाफियत को यकीनी बनाया जाए। ठीक है, सबसे अहम बात ये मेन है, चीज़। मेरिट की शफाफियत को यकीनी वरना बनाना हमेशा ज़रूरी से एक वो तासुर रहा है कि यार ये इसमें भी दो नंबरी हो हो जाती है, इसमें जाती भी है स्कॉलरशिप अक्सर। कल्चर अच्छा, और चलता इसमें है। ना ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। ये इसलिए मुश्किल नहीं है कि जो बच्चे परफॉर्म करते हैं वो तो परफॉर्मेंस उनकी जो है वो सामने आ जाती है ना, उनका रिजल्ट कार्ड बता देता है, उनकी मार्कशीट बता देती है। तो उसमें कोई इतना इसमें डंडी मारना मुश्किल है। लेकिन अगर आपने प्लान किया और डंडी मारने का तो फिर कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। अदरवाइज़ तो इसमें शफाफियत बरकरार रखना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। बिल्कुल वही पैटर्न है जिस पैटर्न पे हमारे तालीमी इदारे बच्चों को एडमिशन्स देते हैं। बिल्कुल ठीक। ठीक है ना, एक ख़ास कैटेगरी के बच्चे हैं जिनका एडमिशन होता है रूटीन में, वो एडमिशन ले लेते हैं। फिर उससे ऊपर एक कैटेगरी आती है जिनको आप स्कॉलरशिप देते हैं, लेकिन एक ख़ास हद तक लिमिटेड स्कॉलरशिप होता है, मतलब 30% डिस्काउंट, 40% डिस्काउंट या 50% डिस्काउंट। फिर एक डिस्काउंट होता है 75%, फिर एक होता है 100% डिस्काउंट, फिर एक 100% डिस्काउंट के ऊपर एक डिस्काउंट होता है स्कॉलरशिप का जिसमें बच्चों को पे भी किया जाता है। तो वो तो एक मेरिट बना हुआ होता है। वो कॉलेजेस में अगर आप जाएँ, यूनिवर्सिटीज़ में जाएँ, तो वो जो मेरिट लिस्ट है वही बता देती है कि कौन सा बच्चा किस स्कॉलरशिप में या किस कैटेगरी में फॉल करता है। बिल्कुल तो ठीक। ये भी इसमें शफाफियत बरकरार रखना भी इतना मुश्किल काम नहीं तो है। कितने परसेंट इन्होंने मुख्तस किया है इसमें इंटरनेशनली स्कॉलरशिप के लिए? इंटरनेशनल 100 तालिब इल्म जाया करेंगे पूरे पंजाब से। 100 तालिब ईयरली इल्म बेसिस पे? सालाना, 100 तालिब इल्म जाएंगे 100 मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में। और वो उसमें जो है ना 90% से ज़्यादा तालिब इल्म वो साइंस के तलबा होंगे, क्योंकि दूसरी किसी फैकल्टी में तो बैन अवी सतह पे स्कॉलरशिप कराने का कोई जवाज़ भी नहीं बनता एक्सेप्ट इकनॉमिक्स के। तो वो इकनॉमिक्स के बच्चे तो जाया ही करेंगे। अच्छा। और यहाँ भी स्कॉलरशिप दिया जाएगा पाकिस्तान में भी, और ये बहुत अच्छा स्टेप है। एजुकेशन ही वो वाहिद ज़रिया है जिससे हम ना सर्वाइव भी कर सकते हैं और ग्रो भी कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये स्कॉलरशिप्स भी उन्हीं तलबा के लिए होंगे जो जदीद टेक्नोलॉजी या आईटी से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं, मेडिकल से जी हाँ, ये साइंस के, आईटी के, कंप्यूटर्स के, जो मॉडर्न डे एजुकेशन है उसी मॉडर्न डे एजुकेशन पे से ज़्यादा रिलेटेड होंगे ना। क्योंकि लोकल एजुकेशन के लिए तो हमारे मुल्क की एजुकेशन ही काफ़ी है। हाँ, वो काफ़ी है, बिल्कुल नहीं, और ज़रूरत भी नहीं है। देखें, जो वक्त की ज़रूरत है उसके मुताबिक ही चलना पड़ेगा। बार बार अब ये अब आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तानी कौम के जो हैं करता धरता, वो जो और तरह के करता धरता थे जिन्होंने कोई 75 साल हमें बेवकूफ़ बनाया, कभी इस बात पे कि ये बड़ा ज़राई मुल्क है और ज़राअत की बुनियाद पे आसमान से तारे तोड़ के ले आएगा। दुनिया के किसी मुल्क ने ज़राअत की बुनियाद पे तरक्की नहीं की सर। ज़राअत की बुनियाद पे आपकी सिर्फ अपनी ज़रूरत पूरी होती है,
अब रोटी पंजाबी में जो कहते हैं रज के खा लेते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा ज़रूरी मुल्क रशिया है, वो थोड़ा बहुत को गंदुम शंदुम दुनिया में बांट देता है। हाँ, ऑस्ट्रेलिया ने बाकायदा एक इंडस्ट्री के तौर पे डेवलप किया है, तो वहाँ भी ज़राअत से रिलेटेड आप मांस कह सकते हैं, लेकिन उनकी जो इंडस्ट्री है वो गोश्त की इंडस्ट्री ज़्यादा डेवलप है। तो ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है ना। तो ये वो एक अलग मौजू है। उसके बाद फिर एक और तबका था हमारे मुल्क में जो हमें पढ़ाता रहा कि ये कुदरती वसाइल से माला माल मुल्क है। पता नहीं कौन से कुदरती वसाइल बचपन से सुनते आ रहे हैं। वो कुदरती वसाइल मुझे कभी नज़र नहीं आए। तो वो एक ही वसीला है इस मुल्क में, एक ही वसीला है इस मुल्क की बचत का, वो है तालीम और सिर्फ तालीम और आला जदीद दौर की तालीम और प्रोफेशनल एजुकेशन। मुझे तो लगता है कि जिस तरह हर लम्हा ब लम्हा घड़ी ये टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है हमारे मुल्क में, इस हवाले से जो नसाब है उसको तब्दील होने की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि यार जो मैं मैट्रिक में नसाब पढ़ कर आया हूँ या जो मज़ामीन मैंने मैट्रिक में पढ़े थे आज से 10 साल पहले 12 साल पहले, वो आज का बच्चा भी वही पढ़ रहा है, ऐसा नहीं है। ठीक है, उस दौर में टेक्नोलॉजी का इतना वो नहीं था, अवेयरनेस नहीं थी। आजकल तो टेक्नोलॉजी के बगैर गुजारा ही नहीं है। ठीक है, तो अगर हम आज की एजुकेशन को अपने 10-12 साल पहले की एजुकेशन के साथ कंपेयर करेंगे तो दैट इज़ एक्चुअली नॉट अब ऑनेस्ट थिंग कि यार ये ऐसा हो, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो आई थिंक जहाँ पर इतना बड़ा फंड जो स्कॉलरशिप पर मुख्तस किया गया, कुछ फंड इस हवाले से भी होना चाहिए कि हर साल जो निसाब है वो जदीद अलूम के मुताबिक अपडेट हो। हाँ बिल्कुल होना चाहिए। वैसे भी दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई है, अब कोई चीज़ पर्दे में तो है नहीं। आपको अगर कंपटीशन की दुनिया में रहना है तो जो लेटेस्ट फिनोमिना है ना उसके साथ मैच करके ही रहना है, उससे पीछे नहीं रह सकते। पाकिस्तान में ये प्रॉब्लम है, हम पीछे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मतलब मॉडर्न साइंसेज जितनी भी दुनिया पढ़ा रही है उसमें हम पीछे हैं, लेकिन उसमें हमारे यहाँ एक्सक्यूज़ यही पेश किया जाता है कि इसमें सलाहियत से और जहानत से ज़्यादा वसाइल की कमी का मसला है। तो वसाइल हुकूमतों ने प्रोवाइड करने शुरू किए हैं, पहले भी करती रही हैं और अब भी करने की कोशिश की जा रही है। फ़र्क ज़रूर है क्योंकि जनरल मुशर्रफ के दौर में ये सिलसिला शुरू हुआ था, HEC बनाया था, माशाल्लाह उसके हेड डॉक्टर अताउर रहमान साहब को बना दिया था। और बहरहाल ये जो स्कॉलरशिप्स देना और तालीम के शोबे में इन्वेस्ट करना, यही आपको पे करेगा और यही आपकी बका है। ठीक होगा, चलें सर जी, अल्लाह करे ऐसा ही हो जैसा ये पंजाब गवर्नमेंट ने स्टेप लिया। वैसे ऑनेस्टली एंड मैं मजबूर हूँ ये कहने पे कि पंजाब गवर्नमेंट इस हवाले से ना, हाँ, इसकी पंजाब की तरक्की के हवाले से जिसमें हर सेक्टर आ रहा है, काफ़ी इकदाम कर रही है। एजुकेशन को देख लें, एजुकेशन नहीं मजबूर ना हो, अगर काम कर रहे हैं तो आप मान लें, कोई अर्ज नहीं है, कोई भी करे। मजबूर सा मैं वर्ड इसलिए यूज़ किया कि उनकी काबिलियत इतनी बढ़ गई है कि हमें कहना पड़ रहा है कि यार लोग जितना तनकीद का निशाना बनाते थे, ऐसा नहीं है यार, वो लोग काम कर रहे हैं और काम नज़र भी आ रहा है। ये नहीं है कि सिर्फ टीवी में ही लोग कहते हैं जी टिकटॉक पे वीडियो बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। वो तो आजकल का सोशल ट्रेंड है भाई, किसका टिकटॉक का अकाउंट नहीं है? आपके बड़े बड़े मिनिस्टर्स का टिकटॉक अकाउंट है। जी हाँ, सभी का है। तो ऐसी बात नहीं है कि यार वो कहीं पे जा रही हैं और टिकटॉक वीडियो बना रही हैं। टिकटॉक वीडियो बनाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ये है कि उनका जो मेन काम है वो कर रही हैं। ठीक है, इससे वो गाफिल नहीं है या वो उससे नाला नहीं है। वो अपना काम, जो उनकी ड्यूटी है, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उसको आसान तरीके से एकदम वो निभा रही हैं। ठीक है। अच्छा सर जी, कल PMLN का यौम तकबीर है 28 मई को। ठीक है, तो जो भारत के जवाबी कार्रवाई में नवाज शरीफ साहब ने एटमी धमाके किए थे, तो आज भी उसकी याद हमारे नौजवानों के, मतलब हमें तो बताई गई है ना, हमने तो तब तो बहुत छोटे होते थे जब ये वाक़या हुआ था। तो यौम तकबीर के हवाले से ज़रा गाइड करें थोड़ा सा। यौम तकबीर देखिए, एटम बम तो न्यूक्लियर बम तो पाकिस्तान पहले बना ही चुका था। सिर्फ कोई मौका ही चाहिए था जिसमें हमने उसका जो है तजर्बा करके, ब्लास्ट करके और ऐलान करना था। वो इंडिया ने खुद ही मौका दे दिया। हमसे पहले इंडिया ने पोखरान में, राजस्थान में पोखरान के मकाम पे उन्होंने जो है 4 न्यूक्लियर फ्यूजन्स किए, 4 धमाके किए ना, और जिसके जवाब में और वो उन्होंने किए थे मई की, मेरा ख्याल है 8 तारीख को, हमने 28 मई को किए और उन्होंने मेरा ख्याल है कि हमसे को 15-16 दिन पहले किए थे धमाके। उसके बाद फिर देखिए उस वक्त की जो सिचुएशन थी वहाँ, जो उस वक्त के वज़ीर आज़म थे नवाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ तो यहाँ वज़ीर आज़म थे ना, वहाँ अटल बिहारी वाजपेयी वज़ीर आज़म थे। तो ना अटल बिहारी वाजपेयी को कहा जाता था शायर आदमी हैं, बड़े डिसेंट आदमी हैं, बड़े दोनों मुल्कों के दरमियान अमन चाहते हैं। लेकिन उस एक एटमी धमाके के बाद, चंद एटमी धमाकों के बाद
अटल बिहारी वाजपेयी की ज़बान बदल गई थी, लैंग्वेज बदल गई थी। अच्छा। जिस तरह आजकल मोदी साहब की ज़बान बदली हुई है ना, और वो पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान को, पूरे मुल्क को मतलब जिसको कहते हैं ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जो किसी को भी जेब नहीं देते। बिल्कुल इसी किस्म की ज़बान अटल बिहारी वाजपेयी ने भी इस्तेमाल करनी शुरू कर दी थी। बिल्कुल ठीक। अब उसके जवाब में रिप्लाई तो करना ही था। एटम बम पाकिस्तान के पास ऑलरेडी मौजूद था, आपने उसे ब्लास्ट ही करना था, फ्यूजन ही करना था। तो पाकिस्तान ने तैयारी की और उसके बाद 28 मई को हमने बलूचिस्तान में चागी के मकाम पे उनके 4 धमाकों के जवाब में 5-6 धमाके किए। वाह। और देखें, इसमें हमारे यहाँ ना लोगों को कुछ चीज़ें पता नहीं हैं और वो पता चल भी नहीं सकती। इंडिया का जो एटमी प्रोग्राम है, बल्कि दुनिया में ज़्यादातर एटमी प्रोग्राम जो है ना, वो प्लूटोनियम बेस्ड है। बिल्कुल ठीक। प्लूटोनियम बेस्ड जो बॉम्ब्स होते हैं ना, उनमें मसला ये होता है कि वो हैवी, बड़े होते हैं, बड़े बॉम्ब्स बनाए जाते हैं जिनको कैरी करना मुश्किल होता है। पाकिस्तान का जो एटमी प्रोग्राम है ये यूरेनियम बेस्ड है, और यूरेनियम बेस्ड अमेरिका का, चीन का, रशिया का, इनके पास तो प्लूटोनियम और यूरेनियम दोनों ही है ना। लेकिन पाकिस्तान के वो तो ज़रा हमसे बहुत आगे हैं, इवन फ्रांस और जर्मनी भी। इंडिया प्लूटोनियम बेस्ड बॉम्ब बनाया उसने, जो कि उसको कैरी करना मुश्किल है क्योंकि वो बॉम्ब बड़े होते हैं। पाकिस्तान ने जो यूरेनियम बेस्ड बॉम्ब है, ये छोटा भी होता है। यही वजह है कि पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है उसको ज़्यादा स्विफ्ट और ज़्यादा बेहतर माना जाता है पूरी दुनिया में। और चूँकि हमारा यूरेनियम बेस्ड प्रोग्राम है, इसीलिए हमारे पास इस वक्त जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, वो इंडिया से ज़्यादा है। ओके। वजह यह है कि हमारे लिए उनको बनाना और कैरी करना आसान है। अच्छा, ये एक खासी बड़ी कामयाबी है। उसकी वजह यह है कि इंडिया जो है वो टेक्नोलॉजी में आगे है, काफ़ी आगे है, साइंस की तालीम में भी आगे है। लेकिन अगर बात वही आ जाती है कि इस सदी में सन 2000 के बाद वो रैपिडली आगे गए हैं। अगर आप 1998 तक की बात करें तो हम उनसे, मेरा नहीं ख्याल कि पूरी दुनिया इस बात पे मुत्तफ़िक़ है, पीछे नहीं थे बल्कि 2 कदम आगे ही थे, जिसका सबूत आपका न्यूक्लियर बॉम्ब है। अच्छा, इसलिए एक यहाँ तक तो बात हो गई न्यूक्लियर बॉम्ब की कि इंडिया ने क्या किया, हमने क्या रिप्लाई किया। उसके बाद फिर पाकिस्तान में इसको, इस दिन को, चूँकि नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी, नेक्स्ट ईयर उस धमाकों के अगली दफ़ा जब 1999 आया तो यौम तकबीर का नाम देके इसको सेलिब्रेट किया गया। फिर जनरल मुशर्रफ ने टेक ओवर कर लिया, फिर यौम तकबीर नहीं मनाया जाता रहा। जब कभी इनकी गवर्नमेंट आती है, नून लीग की, ये यौम तकबीर मनाते हैं। तो कल भी उस सिलसिले में ये तकरीबात वगैरह करेंगे। और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन बॉम्ब को बहरहाल बॉम्ब है, वो डैमेजिंग है। लेकिन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी होना, एनर्जी होना, सोर्स ऑफ एनर्जी, वो अगर देखा जाए तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स तो वक्त की ज़रूरत है, लेकिन न्यूक्लियर रिएक्टर्स से बॉम्ब बनाना और उससे दुनिया को डरा के रखना, ये किस हद तक दुरुस्त है, इसका फ़ैसला शायद तारीख़ ही करे तो बेहतर है। हम तारीख़ पे छोड़ दें, हमें नहीं इस पे ज़्यादा बड़ा मुबस्सर बनना चाहिए। चलें जी, अच्छी बात है। और दूसरा ये कि ज़्यादा मुबस्सर वाकई नहीं बनना चाहिए, क्योंकि हर एक के पास अपनी राय, अपनी राय है। ओपिनियन। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सजी, कल नून लीग की सदारत वापस नवाज शरीफ साहब को सौंपी जा रही जी है। हाँ, कल उनका इलेक्शन है। ठीक है, तो क्या ये उनका फ़ैसला ठीक है न? शहबाज शरीफ साहब ने जो अपनी ये सदारत अपने बड़े भाई के अगेन हैंड ओवर कर दी है, उसकी क्या वजह हो सकती है? और ये मतलब यहाँ तक इन्होंने जो स्टेप लिया है, क्या नवाज शरीफ के हक़ में ये बात बेहतर है? देखिए, पार्टी तो नवाज शरीफ की ही है ना, बिल्कुल ठीक उनसे है। तो ये वोट चीज़ें, तो नवाज शरीफ के नाम का ही है। उनके नाम का वोट है। और ये तो चीज़ें 2017 में साकिब निसार ने उनसे छीन ली थी ना, उन्हें वज़ारत उज़्मा से भी हटाया, पार्टी की सदारत से भी हटाया। उसके बाद फिर ये उन्हें मजबूरन शहबाज शरीफ को बनाना पड़ा। तो पार्टी की सदारत वापस लेने का तो मतलब ये तो नवाज शरीफ का इस्तेहक़ाक़ है ना, जिसे चाहे बनाए। अब अगर वो ख़ुद बन रहे हैं तो मेरा ख्याल है उसकी वजह है, नून लीग में ना बड़ी वाज़ेह तौर पे ये सोच पाई जाती है कि हमारा वोट बैंक कम हुआ है। और वोट बैंक क्यों कम हुआ है? एक तो जो ये लास्ट टाइम पीडीएम की जो गवर्नमेंट थी, इमरान खान को हटा के जो ये लोग आए, उसमें जो महंगाई ने वो किया। पाकिस्तान की हिस्ट्री है कि अगर आप जो सबसे ज़्यादा हुकूमतों को चीज़ डेंट करती है वो महंगाई है। ये अयूब खान के ज़माने से लेके और 2002 की काफ लीग की हुकूमत तक आ जाएँ। 2002 में काफ लीग बड़ी कॉन्फिडेंट थी,
फिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ ऊपर बैठे हुए थे। इनको बड़ा यकीन था कि बहुत आराम से हम इलेक्शन जीत जाएंगे, लेकिन इलेक्शन से चंद दिन पहले आटा और चीनी महंगे हुए थे। तो काफ लीग जो थी वो इलेक्शन 2008 का नहीं जीत सकी थी। अच्छा। ठीक है, और उसके लिए एक वहाँ फिर पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट बना गई थी, और बल्कि नून लीग और पीपल्स पार्टी स्वीप ही कर गए थे। काफ लीग को तो फिर रात के 12 बजे के बाद जो पाकिस्तान में होता है, ठीक है, काफ लीग पहले 13 सीटें जीती हुई थी रात को 12 बजे से पहले तक, और फिर रात के जब 12 बजे और उसके बाद जब 2 बजे और 3 बजे, तो फिर एकदम अगले दिन सुबह 10 बजे तक इनकी 50-51 सीटें की गई थी। तो उस इलेक्शन के बाद शेख रशीद ने एक बात की थी, उन्होंने ये कहा था कि हमें तो आटा और चीनी लेके बैठ गए। तो पीडीएम की गवर्नमेंट को भी पिछले दौर में, जो पिछला टेन्योर था, पीडीएम की गवर्नमेंट थी, फ्रंट पे नून लीग थी, तो नून लीग ही हिट हुई है, तो इनको आटा और चीनी लेके बैठे हैं, इनकी पॉलिटिक्स को, इनके वोट बैंक को डेंट हुआ है, और बहुत मेहनत। अच्छा, ये इनके अंदर एक एबिलिटी है, ये बात है, ये बाउंस बैक करते हैं, इनमें एबिलिटी है। पाकिस्तान में ये वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है जो बाउंस बैक करने की सलाहियत रखती है। अभी मरियम के काम देख लें, शहबाज शरीफ के काम देख लें, 40% से इन्फ्लेशन 21% पे आई है ना। तो नवाज शरीफ मेरा ख्याल है वोट बैंक को इंटैक्ट रखने के लिए पार्टी की क़यादत संभाल रहे हैं। बिल्कुल। और ये भी अफवाहें हैं, खैर इसमें कोई वो नहीं है कि कल नवाज शरीफ पार्टी की क़यादत संभालेंगे। परसों इमरान खान का एक केस भी लगा हुआ है, पता नहीं उसमें मतलब क्या होता है फैसला, लेकिन बराबर बराबर का वो है। लेकिन जो हमारी जब भी बात हुई है नून लीग की जो फर्स्ट ईयर लीडरशिप की भी बात को भी देख लें, लेकिन अगर नवाज शरीफ के लेवल पर बात की जाए तो वो नहीं कंसिडर करते इमरान खान को, वो कहते हैं ये मेरा राइवल नहीं है। अच्छा। हाँ, वो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि ये किसी पॉलिटिकल पार्टी को वो इंपॉर्टेंस दे रहा है, अपनी पार्टी का जो वोट उनका डेंट हुआ है उसको रीगेन करने की कोशिश है। ओके ओके, उनका मेन फोकस ये है उसी कि तरफ जो है। हमारा वोट बैंक टूट गया उसको दोबारा से कैसे हाँ, बहाल ये यही वजह है। चलें जी, अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करे हमारे इस पुल के लिए, और जो भी सियासी पार्टी बरसर इक़्तिदार है मौजूदा, ठीक है, पंजाब के पाकिस्तान के तमाम सूबों में, अल्लाह ताला उन्हें हिम्मत दे कि वो मुल्क की बका के लिए अच्छे अच्छे काम करते रहें, और अल्लाह ताला हमारे मुल्क को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे और इसको दुश्मनों के शर से महफूज रखे। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, थैंक यू।